Good morning to all of you once again. Today we are going to discuss in the very important historical issue that is known as the unification of Germany. As you know that in the 19th century there are so many important historical incidents that took place. Out of that, the unification of Germany and the unification of Italy were two major incidents. First thing that we find the the process of unification of Italy and Germany both started in the 19th century and both completed at the same time with the Battle of Sedan that took place in 1871 AD. So let's start the unification of Germany. जर्मनी के यूनिफिकेशन पे आते हैं हम लोग। पहले देखते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन इटली के यूनिफिकेशन की तरह ही एक महत्वपूर्ण घटना है 19वीं शताब्दी की, जहाँ पे इटली का यूनिफिकेशन मुख्यतः सार्डिनिया पिडमोंट राज्य के अंतर्गत खासकर काबूर, गैरिबाल्डी और मेजनी के नेतृत्व में होता है। उसी तरह जर्मनी का जो एकीकरण है उसमें मुख्य भूमिका बिस्मार्क ने निभाई और बिस्मार्क ने प्रसा राज्य के अंतर्गत उसी के लीडरशिप में इन्होंने एक अखिल जर्मन साम्राज्य की अवधारणा स्थापित करने का प्रयास किया और अंततः इसमें सफल रहे। तो जो काम इटली में सार्डिनिया पिडमोंट राज्य ने किया और मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी ने किया, वही काम आपके जर्मनी के इतिहास के लिए बिस्मार्क और प्रसा राज्य ने किया। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इफ यू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ जर्मन वी फाइंड दैट एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ यूनिफिकेशन द होल जर्मन and the entire German state was geographically divided into three areas that were known as the northern, middle and southern areas. जो आपका उत्तरी जर्मनी है इसमें मुख्यतः प्रसा, सैक्सनी, हनोवर, फ्रैंकफर्ट जैसे राज्य आते थे, जबकि मध्य जर्मनी में राइनलैंड आज राज्य आते थे और दक्षिणी अगर जर्मनी की बात करें तो उस समय वहाँ पे बटेनबर्ग, बवेरिया, बादेन आदि जो होते हैं वे क्षेत्र उसमें समाहित थे। अगर यूनिफिकेशन की बात करें तो ये माना जाता है कि जो यूनिफिकेशन की जर्मनी में आवश्यकता पड़ी वह तब पड़ी जब फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने इन क्षेत्रों को ऑक्यूपाई किया, एक अपने विस्तृत साम्राज्य की स्थापना किया और उसके बाद उसने जो कुछ वहाँ पे कार्य किया, जो कुछ उन्होंने इंटीग्रेशन की प्रक्रिया अपनाई, जो कुछ उसने यूनिफाइड किया, अपने शासन प्रशासन के संचालन के लिए उसने जो प्रशासनिक और कल्चरल कार्य वहाँ पे किए, उनके माध्यम से पहली बार जर्मन राज्यों में एक इंटीग्रेशन की प्रवृत्ति, एक अवधारणा, एक कंसेप्ट उनके मन में समाहित आता है और कुछ बातें, चूँकि वह साम्राज्य था, साम्राज्यवादी दौर था, नेपोलियन के साम्राज्य के रूप में था, इसलिए नेपोलियन के प्रति एक जो सहज प्रतिक्रिया थी, जो एक सहज उनके प्रति एक नेचुरल रिएक्शन था, उस नेचुरल रिएक्शन के फलस्वरूप प्रतिक्रिया में बहुत सारे जर्मन क्षेत्र और जो जर्मन स्कॉलर्स थे, जर्मन इंटेलेक्चुअल एंटिटीज़ थे, उन लोगों ने मिलकर एक अखिल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का प्रयास किया। तो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे भारत में राष्ट्रीय एकीकरण और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को बढ़ावा देने में एक तरफ भारतीयों का योगदान रहा तो दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा किए गए कुछ कार्य
कुछ जो सकारात्मक जो पॉजिटिव उसके कार्य थे और कुछ जो थे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो प्रतिक्रिया थी। तो उन दोनों ने मुख्यतः काम किया और उसके माध्यम से जाकर यूनिफिकेशन की प्रक्रिया संपादित हुई। वही बात हमको जर्मनी में और इटली में भी देखने को मिलता है। इसीलिए इतिहासकार लिप्सन कहता है कि यह इतिहास के एक मजाकों में से है, यह इतिहास के एक मजाकों में से है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने कहा कि भौगोलिक रूप से जर्मनी निम्न क्षेत्रों में विभाजित था और ये सभी जो क्षेत्र थे यह मुख्यतः पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। अंतर्गत आने का यहाँ मतलब यह है कि पवित्र रोमन साम्राज्य वैसी ही अवधारणा थी जैसे कि इस्लामिक विचारधारा में जो खलीफा और खिलाफत की अवधारणा है, जहाँ खलीफा के अधिकारों और उसके आध्यात्मिक सत्ता दोनों को संयुक्त करके एक संयुक्तिकरण के माध्यम से कैलिफेट की एक कंसेप्ट आया, अवधारणा आई। वैसे था जैसे कि इस्लाम में खलीफा राजनीतिक सत्ता के साथ साथ वह आध्यात्मिक सत्ता, धार्मिक सत्ता का भी केंद्र बिंदु था। तो जो धर्म के माध्यम से राजनीति भी करता था, जिसे कहते हैं थियोक्रेटिक रूल। तो वैसे थियोक्रेटिक जो रूल था वहाँ हमको जो चर्च केंद्रित समाज देखने को मिलता है, जो चर्च केंद्रित शासन देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं पेप्सी, PAPCY, पेप्सी। तो जो पेप्सी की अवधारणा है यह पवित्र रोमन साम्राज्य था, जहाँ पे पोप के माध्यम से समस्त राज्य, चाहे वो इटालियन के हो या जर्मनी के हो, आज जो थे पोप के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते थे, पोप के अंतर्गत अपने आप को मानते थे और पोप के आध्यात्मिक और धार्मिक परिवेश के कारण वो अपने शासन को लेजिटिमेट भी करते थे, शासन प्रशासन को एक प्रकार से जस्टिफाई करते थे, औचित्य प्रदान करते थे। तो पवित्र रोमन साम्राज्य की जो अवधारणा थी यह भी इन राज्यों के बीच में एक प्रकार का यूनिफिकेशन, एक प्रकार का जो था उनमें इंटीग्रेशन की भावना समाहित करता था। इसी तरह एक और था जो डायट था, जहाँ पे सभी जर्मनी के राज्य जो थे उनके प्रतिनिधि शामिल होते थे। तो एक प्रकार से वहाँ पर भी एकीकरण की प्रवृत्ति जो थी न चाहते हुए भी दिखाई देती थी। ठीक है, 1815 में जब आपको पता है कि नेपोलियन का पतन हो रहा था, तो उस दौर में दो प्रमुख युद्ध हुए। एक हुआ युद्ध आपका ट्राफाल्गर का, जिसमें नेपोलियन पराजित हुए। दूसरा युद्ध हुआ आपका वाटरलू का युद्ध। 1815 में वाटरलू युद्ध के पराजय के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को कैद करके सेंट हेलेना द्वीप में रखा गया, जहां पे 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। 1815 के में जब नेपोलियन का पतन हुआ तो वहां पे वियना कांग्रेस किया गया। कांग्रेस मतलब सभा, कांग्रेस जो शब्द है आपका उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो क्या हुआ कि कांग्रेस मतलब होता है समूह। तो क्या हुआ कि 1815 में जो वियना में कांग्रेस हुई, उसमें यह जो निर्णय लिया गया उसमें अपेक्षित न तो क्षेत्र और न तो अपेक्षित सुविधाएं जर्मनी को मिला, न तो इटली को मिला। तो इसीलिए दोनों राज्यों में इनके खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी और इसमें सबसे ज़्यादा अगर लाभ हुआ है वो ऑस्ट्रिया को हुआ और फ्रांस को हुआ। तो ऑस्ट्रिया के प्रभाव में जर्मनी को लगभग छोड़ दिया गया। कुछ क्षेत्रों पे उसका प्रभाव जो था इंग्लैंड का भी था और कुछ क्षेत्रों पर प्रभाव जो था आपका फ्रांस का था, लेकिन बेसिकली जो प्रभाव था वो ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया एक सुपीरियर पावर के रूप में स्थापित हुआ और उसकी सुप्रीमेसी के अंतर्गत जर्मन राज्यों को समाहित कर दिया गया। इसीलिए जर्मन राज्यों में उसके प्रति एक सहज प्रतिक्रिया देखने को प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। फिर अगर अब बात करें कि मान लीजिए कि ये हुआ कि वियना कांग्रेस के बाद जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, जो एक प्रकार से जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जर्मन स्टेट्स हुआ, उसके माध्यम से जो जर्मनी का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, उसके बाद फिर से इनमें केंद्रीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन उसके बीच में बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी हमारे पास ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंस थे, जिनके कारण यह एकीकरण संभव नहीं दिखाई दे रहा था। उसमें पहला आपका था, देखते हैं, द ऑब्स्टिकल्स इन द यूनिफिकेशन। अब ये क्या है? सबसे बड़ी बात थी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विषमताएं। जर्मन के जो ये राज्य जो थे हर एरियाज में कुछ कल्चरल एस्पेक्ट ऐसे थे जो सबको डिफेंड करते थे। साथ ही साथ हमको राजनीतिक, धार्मिक रूप से बहुत सारी हमको यहाँ पे विषमताएं
देखने को प्राप्त होती है। हाँ, तो इसलिए जर्मन राज्य थे इतना आसान नहीं थी कि यूनिफाइड कर दिया जाए। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि इन राज्यों की जो थी सैनिक शक्ति बड़ी कमजोर थी, तो इन राज्यों में अभी इतना पावर नहीं था कि वह औपनिवेशिक सत्ता खासकर ऑस्ट्रिया के खिलाफ संघर्ष कर सके और ऑस्ट्रिया से अपनी पूरी स्वतंत्रता प्राप्त कर सके और ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और फ्रांस के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर सके। तो एक प्रॉब्लम थी। दूसरी बात, ऑस्ट्रिया लगातार हस्तक्षेप कर रहा था, ऑस्ट्रिया की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही थी, तो एक कॉलोनियल एरा वाला कंसेप्ट वहाँ पे चल रहा था। तो कोलोनिज्म के दौर में जर्मनी के लिए अपने आप को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तीसरी बात, फ्रांस, इंग्लैंड लगातार इनका भी इंटरफेरेंस बढ़ रहा था, लगातार ये भी इंटरफियर कर रहे थे हर मामले में। तो ऐसे कंडीशन में यदि बहुत समस्या तो नहीं थी, तथापि इतना आसान भी नहीं था कि समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत करके एक अखिल जर्मन साम्राज्य की स्थापना तुरंत कर दिया जाए। ओके, तथापि अगर देखा जाए तो देयर आर मेनी इंस्पिरेटिव syndromes that may be used as the cooperative factors in the way of unification। तो बहुत सारी हमारे पास ऐसी भी तथ्य थे, ऐसी भी बहुत सारे हमारे पास मतलब वैचारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयाम थे जो समस्त राज्य को एकीकृत भी कर सकते थे। तो एकीकरण में बहुत सारी चीज़ें जो थी वह सहायक थी। इनमें जो कोऑपरेटिव फैक्टर्स थे उनमें देखते हैं 1815 से लेकर 50 के बीच में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे, ऐसे सिंड्रोम्स थे जिनके आधार पर इनमें यूनिफिकेशन की प्रक्रिया स्थापित की जा सकती है, इनको एकीकृत किया सकता था। इनमें सबसे पहले देखते हैं, हमने देखा नेपोलियन की भूमिका। नेपोलियन ने जाने अनजाने में ही शासन प्रशासनिक सुधार में, नेपोलियन ने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में, और दूसरा नेपोलियन की प्रतिक्रिया में जर्मनी में निश्चित तौर से एकीकरण के प्रति लोगों में लालसा बढ़ी, लोगों में एकीकरण के प्रति प्रवृत्ति बढ़ी। तो एकीकरण की प्रवृत्ति का शुरुआत जो है वह नेपोलियन बोनापार्ट के सकारात्मक और प्रतिक्रियावादी कार्यों ने कर दिया। दूसरा देखते हैं, हमने लिप्सन का कमेंट अभी चर्चा किया। डाइट, पवित्र रोमन साम्राज्य, हमने पहले देख लिया कि इनकी क्या भूमिका थी। ये न चाहते हुए भी समस्त जर्मन राज्यों को, इटालियन राज्यों को एक प्रकार का कल्चरल, एक प्रकार का आपका जो रिलीजियस वातावरण प्रदान करते थे, जिसमें सभी राज्य जो थे एक एकीकरण, एक एकीकृत साम्राज्य का अनुभव प्राप्त करते थे। अगला देखते हैं, सबसे बड़ी बात दूसरा इस दौर में देखते हैं, एक बौद्धिक आंदोलन चला, और यह जो बौद्धिक आंदोलन था जिसे आप रेशनल मूवमेंट या जिसे आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए जिन्होंने औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध एक अखिल भारतीय राज्य की स्थापना का प्रयास किया, एक अखिल जर्मन राज्य की स्थापना का प्रयास किया, जिन्होंने एक एकीकृत राज्य की बात किया, जिन्होंने एक मजबूत शासन तंत्र की बात किया, जिन्होंने वैदेशिक सत्ता, विदेशी सत्ता से मुक्त पूर्ण संप्रभु जर्मन साम्राज्य की बात किया। ऐसे लोगों में ऐसे स्कॉलर्स में जैसे सबसे बड़ा नाम आता है आपका जर्मनी के हीगल महोदय हैं। उसी में एक आते हैं आपके जर्मन के बहुत बड़े इतिहासकार, दार्शनिक हैं, वे हैं आपके लियोपाल्ड वान रांके। ठीक है, उसी तरह आपके फिक्टे हैं, डॉलमेन हैं, स्टाइन हैं, हार्डर हैं, हाँ, तो नोवालिस हैं, डॉलमेन हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें सबसे प्रमुख अगर व्यक्ति देखें तो हम लोग देखते हैं, पहले आप नंबर पाते हैं आपके हीगल, जिन्होंने इतिहास के बारे में कहा कि हिस्ट्री इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इतिहास एक बौद्धिक प्रक्रिया है। और इन्होंने कहा कि जो मानव समाज, मानव इतिहास है, यह एक विकास की प्रक्रिया है, और इस विकास की प्रक्रिया में प्रत्यय या विचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इन्हीं प्रत्यय या विचारों का प्रगटीकरण ही भौतिक अवस्था के रूप में प्रदर्शित होता है या दिखाई देता है। और वो कहता है कि इस प्रक्रिया में विरोधाभास की प्रवृत्ति हमारे विचारों में आती रहती है, और उसी विरोधाभास की प्रवृत्ति के कारण वाद, प्रतिवाद और संवाद, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, तो ये तीनों की प्रक्रिया होती रहती है, और इसके माध्यम से एक के बाद एक नवीन स्थिति उत्पन्न होती है, जो अपने पूर्ववर्ती
स्थिति की अपेक्षाकृत अच्छी होती है, मॉडिफाइड होती है, परिष्कृत होती है, उसके अपेक्षाकृत अधिक बहुपयोगी होती है और इसी प्रक्रिया से ज्ञान विज्ञान का विकास होता है और इसी प्रक्रिया से मानव समाज में परिवर्तन आते हैं और यही परिवर्तन बाद में भौतिक अवस्था का रूप धारण कर लेता है, जिसे बाद में मार्क्स ने जाके उलट दिया। मार्क्स ने कहा कि विचारों या प्रत्ययों से नहीं बल्कि भौतिक अवस्था से सामाजिक परिवर्तन होते हैं। आते हैं तो हीगल के बाद हमने चर्चा किया। हीगल ने एक मजबूत राज्य की बात किया, हीगल ने सर्वसत्तावादी राज्य की बात किया, हीगल ने संवैधानिक राजतंत्र की बात किया। एक मजबूत राज्य की स्थापना, शासन तंत्र की स्थापना पे हीगल ने सर्वाधिक बल दिया। इसलिए हीगल को जर्मन साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और हीगल के विचारों के आधार पे यूनिफिकेशन की प्रक्रिया वास्तव में और अधिक तीव्रतर हुई और अधिक जो है यह रैपिड हुआ। तो इसके विकास में हीगल का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आगे देखते हैं। हीगल के पश्चात दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं आपके रांके, लियोपार्ड वान रांके, जिनको आप आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जन्मदाता भी कहते हैं। रांके को इतिहास का लॉर्ड एक्टर ने इतिहास का कोलंबस कहा, ही इज नोन एज द कोलंबस ऑफ हिस्ट्री। और रांके ने कई किताब लिखा है, जिसपे एक बड़ी फेमस उनकी किताब है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस, हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस, जिसमें आपका लैटिन देश है, लैटिन एंड TEUTONIC ट्यूटोनिक नेशंस, हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस जो है, इसमें ट्यूटोनिक का मतलब होता है जर्मन। ठीक है, तो इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से बहुत सारे सुधार किए और रांके ने बर्लिन विश्वविद्यालय से अपने विचारों को अपने दर्शन को दिया। इनके प्रयासों से विश्व में पहली बार इतिहास में सेमिनार सिस्टम की शुरुआत हुई। इन्होंने इतिहास को वस्तुनिष्ठ लिखने का प्रयास किया, तर्कसंगत लिखने का प्रयास किया, वैज्ञानिक पद्धति से लिखने का प्रयास किया, ऑब्जेक्टिव वे में लिखने का प्रयास किया। इन्हीं सब के योगदानों के कारण विश्वव्यापी दृष्टिकोण से एक वैज्ञानिक इतिहास लेखन की आधुनिक अर्थ में शुरुआत हुई और इन्होंने कहा कि हिस्टोरियंस शुड परस्यू द रूल ऑफ एज द थिंग्स एज एक्चुअली वर। वे कहते हैं इतिहासकारों को ये चाहिए कि जो चीज़ें जैसी थी उसी चीज़ के अनुसार उसका वर्णन करें और उन्होंने कहा कि इतिहास का दृष्टिकोण डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इंटरप्रिटेटिव। इन्होंने कहा कि इतिहास जो है वह क्या होना चाहिए, वर्णनात्मक प्रकृति का होना चाहिए। इतिहासकार का उद्देश्य केवल तथ्यों का वर्णन करना होना चाहिए, व्याख्या करना नहीं। इन्हीं के प्रयासों से जो विश्वव्यापी इतिहास लेखन में बदलाव आया उसे समग्र रूप से हम कहते हैं बर्लिन रिवॉल्यूशन। तो जो बर्लिन क्रांति है, यह बर्लिन क्रांति क्या है, बर्लिन क्रांति जो है यह समग्र रूप से रांके के विचारों का प्रस्फुटन है। रांके के विचारों को उनके द्वारा किए गए बदलावों को समग्र रूप से हम कहते हैं बर्लिन रिवॉल्यूशन, बर्लिन क्रांति मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। ठीक, आगे देखते हैं। तो हमने देखा रांके हुए, हीगल हुए, उसके बाद आपके स्टाइन हुए, इसके बाद आपके नोवाविस हुए, हर्डर हुए, बहुत सारे लोग हुए। इन लोगों के प्रयासों से एक बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, जिसने इस बौद्धिक चेतना ने भी जर्मनी राज्य के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले देखते हैं। साथ ही साथ इस बौद्धिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था आपका जर्मनी का येना विश्वविद्यालय। जो येना विश्वविद्यालय था, यहाँ पर भी यहाँ पे विद्यार्थियों ने, स्कॉलर्स ने और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इसमें काफ़ी काम किया और इन्होंने भी एक मजबूत राज्य शासन तंत्र की व्यवस्था पे विचार दिया। तो बौद्धिक वाद विवाद में भी बहुत सारी बातें, प्रतिक्रियाएं उभर के आती हैं जो जर्मन राज्य के एकीकरण के लिए जरूरी होती है। इसमें एक संगठन था जिसका नाम था ब्रुसेल्स एक्ट, इसको कहते हैं ब्रुसेल्स एक्ट। जो ब्रुसेल्स एक्ट है यह क्या है कि ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, प्रधानमंत्री थे, उनका वो थे मेटरनिख ने क्या किया, इन्होंने एक आदेश जारी किया था 1815 में, जिसका नाम था आपका कार्लसवाद। जो कार्लसवाद का आदेश है, कार्लसवाद डिक्री, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिस संस्था से जुड़े हैं, उन संस्थाओं को खासकर
खेल कूद के क्षेत्रों में, राजनीतिक हिस्सेदारी में और पब्लिकली किसी अन्य महत्वपूर्ण सेमिनार में आदि में स्थानों पे में प्रवेश करने पे मनाही कर दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता पे मनाही कर दिया गया। राजनीतिक संस्थाओं में जाने से लिए मनाही कर दिया गया। खेलकूद की सभाओं का आयोजन करने पे मनाही कर दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी इसके माध्यम से विद्यार्थियों आदि पे कंट्रोल कर दिया गया, ताकि ये लोग यूनाइट होके कुछ कर न सके, यूनाइट होकर अपने विचारों को एक दूसरे से बांट न सके, उसको कम्युनिकेट न कर सके। तो उनकी कम्युनिकेशन में गैप करने का प्रयास के माध्यम से किया गया। अगर भारतीय इतिहास में देखें तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो आपने देखा होगा कि बंगाल विभाजन के समय एक 2 सर्कुलर जारी हुए थे, जिसका एक का नाम था आपका एक था कार्लाइल सर्कुलर और दूसरा था आपका कनिंघम, दूसरा था आपका लायन सर्कुलर। तो जो आपका कार्लाइल सर्कुलर एंड लायन, ठीक। और एक 1930 के आसपास जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सिविल नाफरमानी, उस समय एक और डिक्री आई थी, उसका नाम था कनिंघम सर्कुलर, ठीक है। ये जो सर्कुलर थे, इन सर्कुलरों का महत्व क्या था, ये भी अभिभावकों को, विद्यार्थियों को सार्वजनिक जीवन में, उनके राजनीतिक हस्तक्षेप में आदि की मनाही करता है। विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए जारी किया गया, जिसमें वो लोग कहें कि हम लोग कोई भी सरकार विरोधी काम नहीं करेंगे, हम लोग कोई सभा का आयोजन नहीं करेंगे। तो इसके माध्यम से उनके एक प्रकार से सामाजिक जीवन पे और उनके एक प्रकार से जो कल्चरल एक प्रकार से जो उनका कोऑपरेशन था, जो सांस्कृतिक सहभागिता है, राजनीतिक सहभागिता है, उसको रोकने का प्रयास इन सर्कुलर के माध्यम से किया गया। इसीलिए यह आपके कालसवाद जो डिग्री है, यह उसी की याद दिलाता है। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो इसके विरोध में क्या हुआ, इन्हीं कालसवाद की डिग्री के विरोध में एना विश्वविद्यालय वालों ने मिलकर एक ब्रुसेल्स एक्ट नामक संगठन बनाया, जिसमें वाद विवाद आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार को महत्व दिया गया, इनकी बातों का विरोध किया गया, प्रतिक्रिया किया गया। आगे देखते हैं। इसी तरह एक 1834 में एक महत्वपूर्ण संगठन है, जिसका नाम है जालवरी नामक संगठन 1834 में स्थापित किया गया, जिसमें कुल जर्मनी के 18 राज्यों ने मिलकर एक चुंगी संगठन बनाया, जहां पे वो लोग अपना टैक्स देते थे, टोल टैक्स देते थे। तो इसके माध्यम से भी उनमें एक यूनिफिकेशन की प्रक्रिया हमको देखने को प्राप्त होती है। तो जालवरी संगठन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद आता है आपका 1848 का दौर। 1848 का दौर जो है, यह यूरोपीय इतिहास में यूरोपियन क्रांति का वर्ष कहा जाता है। दिस इज नोन इट इज टेकन एज द एरा ऑफ यूरोपियन रेवोल्यूशन। तो 1848 में जो यूरोपियन क्रांति शुरू होता है, इसमें क्या हुआ, यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में खासकर औपनिवेशिक सत्ता और साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध में एक प्रतिक्रिया आई। यह प्रतिक्रिया आपके देशव्यापी था, कई क्षेत्रों में, कई देशों में यह आया। इसीलिए 1848 को यूरोपीय इतिहास में क्रांति का वर्ष भी कहते हैं, द एरा ऑफ रिवोल्यूशन इन यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है। तो इसी दौर में बहुत सारे जगह पे खासकर यूरोप के भी राज्यों में बहुत जगह पे क्रांतियाँ हुई, और इसी से प्रभावित होकर आपके प्रसा में, बवेरिया में, सैक्सनी में, बादेल में, हैनोवर में कई जगहों पे सत्ता के खिलाफ संघर्ष हुआ। और कई जगहों पे तो इन लोगों ने अपनी सत्ता भी कुछ समय के स्थापित कर दिया। यद्यपि यह अलग बात है कि बहुत सफल नहीं हो पाया, और अंततः ऑस्ट्रिया ने इसके प्रयासों को पुनः कुचल दिया, सप्रेस्ट कर दिया, दबा दिया, ठीक है। लेकिन एक बार जैसे 1857 की क्रांति में हमारे यहाँ भारत में बहुत तेज़ी से इंटीग्रेशन आया, बहुत तेज़ी से औपनिवेशिक सत्ता का विरोध हुआ, वैसी प्रतिक्रिया हमको यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद इसी 1848 के इस क्रांति के बाद एक अधिवेशन हुआ, जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। जो फ्रैंकफर्ट अधिवेशन हुआ, ठीक है, इस फ्रैंकफर्ट अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण आपके कार्य हुए। एक तो यह हुआ कि पहली बार प्रसा के शासक थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। कौन थे? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के नेतृत्व में पहली बार समस्त जर्मन साम्राज्य के लिए एक संविधान बनाने का प्रयास किया गया, एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया,
ठीक है। और इसी के अंतर्गत एक संस्था स्थापित किया गया, एक सम्मेलन बुलाया गया, इसे कहते हैं ईफर्ट संसद, जिसे कहते हैं ईफर्ट संसद की अवधारणा। ठीक है। तो इन लोगों ने प्रयास किया इसके लिए, यद्यपि ये प्रयास सफल नहीं हो पाया, तथापि इसके असफलता ने भी एक प्रकार से इंटीग्रेशन का ओरिजिनेशन किया, उसका बीजारोपण कर दिया। इसी दौर में औद्योगिक क्रांति हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ पे जार्वगिन नामक संस्था तो था ही पहले से ही, इसके माध्यम से जर्मनी में व्यापार वाणिज्य बहुत तेजी से हुआ, उद्योगों का बड़ा तेजी से विकास हुआ, कोयले और लोहे की प्रचुरता वहाँ पे थे ही, पूरा राइन का क्षेत्र ही था, तो वहाँ पर बड़ा विकास हुआ। इसी तरह सूती मिलों का विकास हुआ, रेलवे का बहुत तेजी से विकास हुआ। तो इन सब के माध्यम से जर्मनी का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उसके फलस्वरूप जर्मन राज्य जो हैं वह तेजी से विकसित हुए। तो इसके माध्यम से भी निश्चित तौर से जर्मन के राज्यों में एक यूनिफिकेशन, एक इंटीग्रेशन के प्रति जो थी वह सहज आकर्षण बढ़ा। ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रयास थे। इसी प्रयास के अंतर्गत अंततः इन सब के बाद जैसे भारत में कहा जाता है कि शिवाजी का उद्भव, ठीक है, तो जो या मराठवाड़ा साम्राज्य का उद्भव, इसमें अनेक कारणों के अंत में शिवाजी का व्यक्तित्व था, वैसे ही आपका इन सब अनुकूल स्थिति के बीच में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी बिस्मार्क का उद्भव या बिस्मार्क की भूमिका। बिस्मार्क, जिनका पूरा नाम है ओटो एडवर्ड लियोपार्ड वान बिस्मार्क, जिनका समय है 1815 से लेकर 1898 तक। इन्हें प्रसा के जो राजा थे विलियम प्रथम ने इनको 1861 में इनको चांसलर बनाया था, और वहीं से इन्होंने प्रसा राज्य के संरक्षण में, प्रसा राज्य के नेतृत्व में एक अखिल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का प्रयास किया, और इसी प्रयास को अंततः लगभग 3 स्टेप्स में चलते हुए इन्होंने उसे पूरा किया। अब बिस्मार्क की जो पॉलिसी थी यह कहलाती है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जैसे हमारे यहाँ आप देखते होंगे बलबन, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे आपके लौह एवं रक्त नीति। इसी तरह लौह और रक्त नीति का इन्होंने पालन किया। इनकी जो सेना थी वो कहलाती थी लाल कुर्ती सेना, जो आपके रेड शर्ट्स पहनती थी, रेड शर्ट्स आपके आर्मी थी इनकी। और याद रखिएगा जो चाइना के जादो जियांग हैं उनकी भी जो सेना थी वो रेड शर्ट्स थी। और उसके बाद भारत में जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिसे सीमांत गांधी कहते हैं, जो आपके सीमांत क्षेत्रों, अफगानिस्तान क्षेत्रों में जिन्होंने प्रयास किया, उनकी भी जो सेना थी वो भी लाल कुर्ती पहनती थी, इसीलिए कहते हैं लाल कुर्ती सेना, और उसे कहते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है। जबकि मुसोलिनी की जो सेना थी वह ब्लैक पहनती थी, वो कहलाती थी ब्लैक शर्ट्स। ठीक है, ब्लैक शर्ट्स कहलाती है, याद रखिएगा। ठीक है। और भारत में अगर 1857 क्रांति के दौरान में देखें तो लखनऊ की जो बेगम हजरत महल थी उनके अंतर्गत एक थी उदा देवी के नेतृत्व में एक अफ्रीकी महिलाओं की सेना थी जो ब्लैक थी, इसीलिए उन्हें कहा जाता है ब्लैक कैट्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो जो बिस्मार्क हैं इन्होंने निरंकुश राजतंत्र की बात किया। इनका जो ध्येय था वह निरंकुश राजतंत्र था, एक डिक्टेटरशिप था। ठीक है, एक मोनार्किकल डिक्टेटरशिप सिस्टम पर उन्होंने काम किया। वो प्रसा राज्य के नेतृत्व में सभी राज्यों का संगठन चाहते थे, और इसी प्रयास को उन्होंने आगे बढ़ाया। बिस्मार्क ने कई किताब लिखा है, जैसे एक उनका है बिस्मार्क्स टेबल टॉक, उनकी किताब का नाम है बिस्मार्क्स टेबल टॉक। और उनकी एक किताब और है बिस्मार्क द मैन एंड द स्टेट्समैन, उनकी एक दूसरी किताब है, महत्वपूर्ण है, द मैन एंड द स्टेट्समैन। और बिस्मार्क ने एक और किताब लिखा है, उसका नाम है डाई रेडेन। तो बिस्मार्क ने कई किताब भी लिखे हैं, और बिस्मार्क पे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। ओवरऑल हम लोग चर्चा करते हैं। तो बिस्मार्क की हमने चर्चा किया, 2-3 महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक है बिस्मार्क्स टेबल टॉक, BISMARCKS, बिस्मार्क्स टेबल टॉक। दूसरी इनकी किताब का नाम है
बिस्मार्क द मैन एंड द statesman, and third one is, that is also very important, डायरेडन। ठीक है, ये बिस्मार्क की महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। फिर आगे आते हैं। इन सब प्रयासों के बाद बिस्मार्क ने क्या किया? बिस्मार्क ने रणनीतिपूर्वक, कूटनीतिक पूर्वक जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया। ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से अब जो एक्चुअल प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन है कि उसकी शुरुआत होती है, और इस प्रक्रिया को हम ठीक तरीके से प्रॉपरली समझने के लिए इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। 1864 से 1871 तक जो प्रक्रिया चली, उसमें अगर प्रथम चरण में देखिए, अगर फर्स्ट फेज में हम देखें, तो सबसे पहले बिस्मार्क ने स्लेस्विग, हॉलस्टाइन और लावेनबर्ग के लिए प्रयास किया। ये जो क्षेत्र थे, ये क्षेत्र मुख्यतः उस समय डेनमार्क के अधीन थे, डेनमार्क के उपनिवेश थे और जो जर्मनी में थे, तो डेनमार्क के अधिकार में था। इसीलिए सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से एक गुप्त समझौता किया 64 में। जो ऑस्ट्रिया से इसने गुप्त समझौता किया, और उसके बाद ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों की सेनाओं ने मिलकर डेनमार्क पे आक्रमण कर दिया। जब डेनमार्क पे आक्रमण कर दिया तो डेनमार्क इसमें बुरी तरह पराजित हो गया। जब डेनमार्क पराजित हुआ तो याद रखिएगा, आइसलैंड में भी डेनमार्क का ही अधिकार है अभी भी। ठीक है, तो क्या हुआ कि डेनमार्क पराजित हो गया। इसके पश्चात एक संधि जिसे कहते हैं वियना की संधि, याद रखिए ये वियना की संधि है, और इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे वियना कांग्रेस। ठीक, वियना कांग्रेस 1815 का है, वियना की संधि 1864 की है। संधि हुई, इस संधि में कहा गया कि स्लेस्विग, हॉलस्टाइन और लावेनबर्ग, ये जो तीनों क्षेत्र हैं जो डेनमार्क से प्राप्त किए गए थे, उन पे प्रसा और ऑस्ट्रिया दोनों का संयुक्त अधिकार रहेगा, दोनों के संरक्षण में रख दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या किया गया? इसी के बाद एक और समझौता किया गया जिसका नाम है गेस्टाइन समझौता। वियना संधि के बाद हुआ गेस्टाइन समझौता। जो गेस्टाइन ट्रीटी हुआ, इसमें कहा गया कि प्रसा जो है ये लावेनबर्ग को खरीद लेगा, और स्लेस्विग जो है उसको दे दिया जाएगा, मतलब दोनों क्षेत्र उसको प्राप्त हो गए। लेकिन हॉलस्टाइन का जो क्षेत्र है यह अभी भी कहाँ रहेगा? यह ऑस्ट्रिया के अंतर्गत रहेगा। तो एक प्रकार से प्रथम चरण जब समाप्त हुआ तो उसमें जर्मनी को स्लेस्विग और लावेनबर्ग प्राप्त हो गए। इसके बाद दूसरा चरण की शुरुआत हुई। दूसरे चरण के शुरुआत में अब जो बिस्मार्क का दृष्टिकोण था, बिस्मार्क का जो उद्देश्य था वह था ऑस्ट्रिया से हॉलस्टाइन का क्षेत्र प्राप्त करना। ये जो क्षेत्र था, इसने क्या किया? ऑस्ट्रिया से युद्ध करने का माहौल बनाना शुरू कर दिया, और इसके लिए उसने 1864 में फ्रांस के शासक थे नेपोलियन थर्ड, से एक समझौता किया बियारिज में। कहाँ पे? बियारिज में एक गुप्त समझौता किया। इस गुप्त समझौता किया, और इसके बाद उसने क्या किया? इटली के राज्य सार्डिनिया, पिडमोंट से भी उसने एक गुप्त समझौता किया, और इसमें यह तय हुआ कि अगर प्रसा मतलब जर्मनी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित करता है तो उसी दौरान इटली भी इसके खिलाफ युद्ध घोषित कर देगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने कुछ क्षेत्रों पे इटली भी अधिकार किया था, खासकर वेनेशिया। तो कहा कि ठीक है, तो उसी दौर में इटली भी युद्ध घोषित कर देगा, और युद्ध के पश्चात इटली को वेनेशिया का क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा, वेनेशिया का। इसी बात पे तय हो गया। इसी पृष्ठभूमि में क्या किया? इसी पृष्ठभूमि में अंततः 1866 में बिस्मार्क ने राजा से सहमति प्राप्त करके, अनुमति लेकर हॉलस्टाइन पे आक्रमण कर दिया। जब हॉलस्टाइन पे आक्रमण किया तो एक युद्ध हुआ जिसका नाम है सेडोवा या कोनिग्राज। एक युद्ध हुआ जिसका नाम है आपका सेडोवा। तो सेडोवा को बोलते हैं कोनिग्राज, ये आपका युद्ध है सेडोवा या कोनिग्राज, इसका युद्ध हुआ। ठीक, इस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो गया। जब ऑस्ट्रिया पराजित हो गया तो इटली और जर्मनी दोनों विजेता हो गए, समझिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ?
ऐसे कंडीशन में 66 में एक संधि हुई जिसका नाम है प्राग की संधि। प्राग की संधि में जर्मनी को अपेक्षित सफलता मिली और जर्मनी को हनोवर, स्लेस्विग, हेंस कैसल, हार्स्टाइन, नासाउ आदि बहुत सारे क्षेत्र मिल गए। इन क्षेत्रों को कुल मिला के लगभग 21 क्षेत्रों को 21 प्रांतों राज्यों को मिलाकर एक उत्तरी जर्मनी परिसंघ की स्थापना हुई। नॉर्दर्न जर्मन फेडरेशन, एक परिसंघ की उत्तर जर्मनी परिसंघ की स्थापना करके एक यूनिफाइड स्टेट बना दिया गया। और इसमें इटली को जो मिला वो था आपका वेनेसिया। इटली को मिल गया वेनेसिया, इटली का हो गया। तो इटली का भी एकीकरण का एक दौर महत्वपूर्ण यहाँ से खत्म हो गया, दोनों के साथ साथ चला। अंतिम दौर में हम देखते हैं इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद उत्तरी जर्मनी परिसंघ की स्थापना के बाद अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जैसे जो अभी इटली को उसे जर्मनी को नहीं प्राप्त हो सके थे। उनमें थे बवेरिया थे, बाटेनबर्ग थे, बादेन थे, ठीक है, आदि क्षेत्र थे। अभी भी वहाँ पे उनको मिलाना शेष था। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए कहा जाता है कि इस समय जो सबसे बड़ी समस्या थी वह थी आपकी 1867 में हॉलैंड से लक्ज़ेमबर्ग खरीदने के संदर्भ में फ्रांस का विवाद चल रहा था, क्योंकि अब जो क्षेत्र बचे थे वो फ्रांस के अधीन थे, ठीक है। तो फ्रांस का हॉलैंड से विवाद चल रहा था, हॉलैंड से एक लक्ज़ेमबर्ग खरीदने पर विवाद चल रहा था, 67 की बात है। और स्पेन की गद्दी के लिए विवाद चल रहा था जिसमें फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध अनिवार्य हो चुका था। तो स्पेन की गद्दी का मुद्दा था, ये सब लेटेस्ट मुद्दा थे। इसीलिए क्या किया गया कि इसी दौरान में सेडान नामक स्थान पे एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिसे कहते हैं सेडान का युद्ध हुआ। और इस सेडान के युद्ध में अंततः नेपोलियन थर्ड जो फ्रांस के आपके राजा थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये अंतिम दौर में क्या हुआ, अंतिम दौर में जो फ्रांस के अधीन कुछ क्षेत्र थे, बटेनबर्ग, बादेन, ठीक है, और बवेरिया आदि, इनको जीतने के लिए अंतिम दौर में बिस्मार्क ने एक और युद्ध किया जिसका नाम है सेडान का युद्ध। यह युद्ध 1870 में हुआ। इसमें नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस के राजा थे इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और उसके बाद 1800 इसी के साथ इटली ने भी रोम पे आक्रमण कर दिया और रोम प्राप्त होने पर इटली का भी एकीकरण पूरा हो चुका था इसी के साथ। और इसी दौरान 1861 में एक संधि जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट संधि। तो जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, इस संधि में पूरा जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया और जर्मनी के एकीकरण की अंतिम जो प्रक्रिया थी पूरी कर दी गई। और जर्मनी को फ्रांस से दो महत्वपूर्ण क्षेत्र मिले, एक थे अल्सास और दूसरा था लॉरेन। जो अल्सास और लॉरेन का ये दोनों क्षेत्र था, यह क्षेत्र फ्रांस ने जर्मनी को दिया अनिच्छापूर्वक। और यह जो क्षेत्र दिया, यह क्षेत्र जो था दोनों के बीच के विवाद का एक महत्वपूर्ण कारक बना। और कहा जाता है इसी शत्रुतापूर्ण स्थिति में प्रथम वर्ल्ड वार हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो बीजारोपण हुआ वह यही अल्सास और लॉरेन का प्रदेश था। इसी विवाद के चलते, इसी जो आपकी कटुतापूर्ण स्थिति हुई, इसी के कारण, इसी की पृष्ठभूमि में आगे चल के फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। तो कुल मिला के हम अंततः कह सकते हैं कि बिस्मार्क के ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के माध्यम से, उसकी कूटनीति और रणनीति के माध्यम से अंततः फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के क्षेत्रों से मुक्ति प्राप्त करते हुए उसने एक अखिल जर्मन साम्राज्य की स्थापना किया, एक संप्रभु राज्य की स्थापना किया, उसने एक निरंकुश राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त किया, एक उसने जो मोनार्कियल सिस्टम था उसको उसने शुरू किया। तो कुल मिला के जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसी के प्रयासों और प्रसा राज्य के नेतृत्व में अंततः यह यूनिफिकेशन की जो प्रक्रिया थी वह पूर्ण होती है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।